नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारी सहयोगी भी स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगले 1.5 घंटे में किस तरह के एक्शन हम आपके सामने स्क्रीन पर रखने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट होंगे जो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम शुरुआत करेंगे बाजार की बड़ी बातों के साथ, फिर आपके लिए बजर्स लेकर आएंगे, फिर एफएनओ मार्केट का चेक लेके आएंगे और साथ ही आपके लिए वो की लेवल्स बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से जो कितना अहम होगा ये आपको बताएंगे। फिर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको 2:10 पे क्लोजिंग ट्रेड्स बताएंगे। मार्केट एट 3 होगा 3 बजे। बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल 3:10 पे और 3:20 पे आपके लिए इवेंट्स टू वॉच लेकर आएंगे। चलिए, लेकिन बाजार की बड़ी बातों को देख लेते हैं कि बाजार में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। तो बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दिख रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था गुरुवार और शुक्रवार के सत्र में अच्छी तेजी लौटी थी और पूरी तेजी, पूरा कॉन्फिडेंस वापस से यहां पर खत्म होता दिख रहा है। निफ्टी आज देखिए करीब करीब 125 अंकों की गिरावट दिख रही है। 25,900 के लेवल पे निफ्टी आ चुका है। आधे % के आसपास की गिरावट यहां दिख रही है। दूसरे दिन है जब बाजार दबाव में दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी गिरावट है। यहां पर 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में दिख रही है और ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग ही नहीं, इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स भी आज काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। 375 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक में दिख रही है। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा दबाव में जो सेक्टर दिख रहा है वो है मेटल्स। मेटल्स में आज काफी ज्यादा बिकवाली दिख रही है। तमाम मेटल कंपनियां, हिंदुस्तान कॉपर हो, सेल हो, टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, तमाम मेटल स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। सेल तो देखिए 0.3% नीचे है और पूरा इंडेक्स भी आज काफी कमजोर नजर आ रहा है। मेटल के अलावा दूसरा सेक्टर जो सबसे ज्यादा कमजोर आज में दिख रहा है वो है रियल एस्टेट का। यहां पर भी काफी गिरावट दिख रही है। इंडेक्स 1% से ज्यादा कमजोर है और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में भी 2% की गिरावट है। प्रेस्टीज ही नहीं, तमाम दिग्गज, शोभा हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, ओबेरॉय रियल्टी हो, डीएलएफ हो, तमाम रियलिटी स्टॉक्स आज के सत्र में कमजोर दिख रहे हैं। इसके अलावा आईटी शेयरों में भी आज काफी गिरावट दिख रही है, जिसमें दिग्गज आईटी में एचसीएल टेक ज्यादा कमजोर है। इसके अलावा मिड कैप और खास करके स्मॉल कैप आईटी कंपनियां आज के सत्र में ज्यादा गिरावट दिखा रही हैं। ये तो बाजार की बड़ी बातें हुई, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में किस तरह के एक्शन दिख रहे हैं, वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, जहां एक्शन सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो पूरे एक्शन वाले स्टॉक्स की पूरी लिस्ट है हमारे सहयोगी के पास। कनिष्का, बताइए वो कौन सी लिस्ट है जहां पर एक्शन ज्यादा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। बिल्कुल, आज के टॉप बिग बजर्स जो है सब जान लेते हैं। सबसे पहले मेटल शेयर्स, जैसे कि आपने बताया, उसमें काफी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। चाहे वो हिंद कॉपर हो, सेल हो, जेएसडब्ल्यू हो, एनएमडीसी हो, काफी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे। हिंद कॉपर में 2.5% से ज्यादा की कमजोरी, सेल में भी 2.8% और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी। तो मेटल शेयर जो है वहां सबसे ज्यादा आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा जहां दबाव बना हुआ है निफ्टी बैंक में, जो सबसे ज्यादा दबाव है वो प्राइवेट बैंक्स की वजह से है। प्राइवेट बैंक्स की अगर हम बात करें, एक्सिस बैंक, यस बैंक, आरबीएल, सब ये आज के टॉप लूजर्स हैं बैंकिंग पैक से। एक्सिस बैंक को देखिए 4.5% की गिरावट इस वक्त, यस बैंक में भी 1.5% की गिरावट, आरबीएल बैंक लगभग 2% नीचे 298 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ और बंधन बैंक भी 1.5% नीचे। तो ये थे कुछ टॉप शेयर्स जिनमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां पे आज काफी कमजोरी है, जो कि है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी तमाम नेम्स जो है, चाहे ब्रिगेड हो, एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अनंतराज, इन सभी में आज काफी डाउनटिक, काफी कट्स के साथ ये सेक्टर ट्रेड कर रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2.5% की कमजोरी, प्रेस्टीज एस्टेट्स भी 2% से ज्यादा नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और अनंतराज में भी लगभग 1 से 2% की कमजोरी आज है। तो ये थे कुछ टॉप लूजर्स। इसके अलावा भारतीय एयरटेल आज एक ऐसा शेयर है जो काफी स्पॉटलाइट में है। और क्यों है ये स्पॉटलाइट में? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने जो है एक अपग्रेड रेटिंग दी है और मॉर्गन स्टैनली की अपग्रेड रेटिंग के बाद जो है स्टॉक लगभग 1.5% हायर लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, 2103 के लेवल पर। इसके अलावा बात करते हैं बैंक में स्पेसिफिक नेम्स की, जैसे कि एक्सिस बैंक। सिटी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है बैंक को। इसके अलावा मैनेजमेंट ने जो भी है बताया है कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है रिकवर होने वाला था Q3 तक,
हालांकि Q3 के बाद उन्होंने जो है रिवीजन ना कर दी है डाउनवर्ड, तो Q4 या Q1 ऑफ FY27 में वो इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी वजह से आज स्टॉक 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का टॉप लूजर भी बना हुआ है। इसके अलावा फूड डिलीवरी जो सेगमेंट है वहां पे भी आज काफी कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। चाहे एटर्नल हो, स्विगी हो, दोनों ही शेयर्स जो है आज लोअर ट्रेड कर रहे हैं। अनुमान ये है कि नवंबर में जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर वॉल्यूम्स दोनों ही कंपनीज ने कम रजिस्टर किए होंगे, क्योंकि उनका बेस हाई था। अक्टूबर एक फेस्टिव मंथ था, तो इसलिए काफी डिलीवरीज देखी गई। लेकिन नवंबर अगर उससे हम कंपेयर करें तो थोड़ा डाउनटेक जरूर देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते दोनों स्टॉक्स में आज काफी कमजोरी है। विश्वा सर, ये तो कुछ स्टॉक थे जो आज के टॉप बजर्स है, लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें, निफ्टी बैंक में आज काफी कमजोरी है। एक्सिस बैंक स्पेशली 4.5% इस समय नीचे है। तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्या आपका व्यू रहेगा निफ्टी बैंक को लेकर? लगभग 400% का डिक्लाइन जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले बाजार के अगर सेंटीमेंट की बात करें तो बाजार का सेंटीमेंट वीक है, क्योंकि हम रुपया लगातार कमजोरी हम देख रहे हैं। 2% महीने भर में गिर गया है और एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी हो गई। 91 के लेवल को पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपए ने पार किया है। तो एक सेंटीमेंट कमज़ोर है। एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जो डेटा आए हैं 2025 के, वो रिकॉर्ड बिकवाली के डेटा है, जो किसी भी साल में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिखी है। तो बाजार का सेटअप काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है सेंटीमेंट के लिहाज से। आज के जो सेक्टर है, इंटरनेशनल लिंक जो सेक्टर है, खास करके मेटल्स और आईटी, ये दोनों काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और जैसा आपने भी कहा और हमने बाजार की बड़ी बातों में भी बनाया, लेकिन आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो 25,900 पे जिस तरह के कॉल राइटिंग हुए हैं, 25,950 और 26,000, ये तीनों अहम रेजिस्टेंस आज दिख रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी के लिए आप बता रहा हूं, जो आज इसकी एक्सपायरी हो रही है। तो आज लग नहीं रहा है कि 26,000 के ऊपर जाने की कोई भी संभावना यहां पर नहीं दिख रही है। लेकिन एक 25,900 के आसपास वीकली अगर आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए अहम के लेवल का काम कर सकता है। 25,900 का लेवल, ये मैं सिर्फ आज के लिए बता रहा हूं, ये लेवल्स आज के लिए है। और कुछ और अहम लेवल्स की अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 25,700 नीचे में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो अब आपके लिए एक अहम सपोर्ट हो गया है। लेकिन अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज तो कम से कम नहीं लग रही है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अगर ऑप्शंस के नंबर आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो यहां पर बैंक निफ्टी के लिए जो नया रेजिस्टेंस जो बन रहा है, वो पहला सपोर्ट है 58,965 का, 59,000 का और 59,030 का। ये पीवट पॉइंट के हिसाब से हमने निकाले हैं। और छोटा रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, 59,169 का। लेकिन ऑप्शंस के आंकड़ों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 59,000 अहम सपोर्ट लेवल बन गया है, क्योंकि पुट राइटिंग जिस तरह के 59,000 के लेवल पे हुई है, लग रहा है कि नियर टर्म में 59,000 नहीं टूटने वाला है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये अहम सपोर्ट लेवल है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ऊपर में 59,500, 59,000 के बाद 59,500 ही ऑप्शंस के ओआई के आधार पर देखेंगे तो एक अहम पड़ाव होगा, जहां पर कॉल और पुट दोनों साइड के ओआई काफी ज्यादा बिल्ड हुए हैं। तो उस जगह पे जाके बाजार ठहरने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी को लेकर। तो इस तरह के लेवल्स है। हालांकि आज निफ्टी पे ज्यादा फोकस रहेगा, वीकली एक्सपायरी है। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते की पोजीशन में किस तरह के बिल्ड्स होते हैं, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज यही लग रहा है कि 26,000 के नीचे की ही क्लोजिंग निफ्टी में दिख रही है। ठीक है, तो निफ्टी में आज लगभग 26,000 की नीचे की ही क्लोजिंग संभव है। पर अब हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला भी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत, गुड आफ्टरनून। आपसे भी एक बार मार्केट पर राय लेते हैं। लगातार जो है डिक्लाइंस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 25,900 का लेवल भी जो है अब हमने गिव अप कर दिया है निफ्टी पे। निफ्टी बैंक में भी 400 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी अभी है। तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इंट्राडे ट्रेड को लेकर? आखिरी घंटा है ट्रेडिंग का, तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और अगले हफ्ते आगे आने वाले हफ्ते के लिए आपकी क्या राय रहेगी? जी, आप दोनों को गुड आफ्टरनून। जी हाँ, निफ्टी में वीकनेस बना हुआ है। जब भी निफ्टी 20,100 के आसपास आता है तो वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम पिछले 5-6 दिनों का सेशन देखें तो निफ्टी हमें ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है 20 डीएमए और 50 एसएमए के पास। तो जो 20 डीएमए है वो 26,050 2600 के आसपास है
और जो 50 SMA है वो 25,700 के आसपास है। सो अगर आप इंट्राडे लेवल्स पर बात करें तो जो इंट्राडे सपोर्ट था निफ्टी ने ऑलरेडी वो ब्रेक कर दिया है, जो कि 25,900 का था। अगर वो उसके से नीचे सस्टेन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो 50 SMA को फिर से एक बार रीटेस्ट करेगा, जो कि 25,700 का है। और यहाँ पर हमारे पिछले स्विंग लो भी हैं और 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है, तो एक मेजर सपोर्ट है 25,700। अगर मार्केट को ऊपर की ओर ब्रेक थ्रू देना है मेनली 26,100 के ऊपर, तो उसे 25,700 होल्ड आवश्यक रहेगा। अगर 25,700 के लेवल्स टूटते हैं तो ये जो वीकनेस है फर्दर हमें और ताजा होती हुई दिखाई देगी, और उस दौरान हमें 25,500 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट हमने देखा है मैनी टाइम जब भी निफ्टी 25,700 के पास आता है तो वहां से हमें एक रिबाउंड देखने को मिलता है। तो और वो रिबाउंड जाके जो एग्जॉस्ट होता है वो 26,100 के आसपास होता है, तो एक वो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। आज बैंक निफ्टी में हमें एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कल के सेशंस में तो अच्छे लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली थी, बट आज हमें कोई भी फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। अगर 58,800 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां पर भी जो सेंटीमेंट है फर्दर वीक होते हुए नजर आएंगे, और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी अपने 50 डीएमए की ओर बढ़ सकता है, जो कि अभी फिलहाल 58,250 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये राय है इंडेक्स को लेकर, जो लेवल्स बताए गए हैं लक्ष्मीकांत जी की तरफ से, ये भी ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। लक्ष्मीकांत जी, इस कमजोर बाजार में आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? जी हाँ, बाजार तो कमजोर है बट उसमें भी हमने कोशिश करी है कि बाइंग रिकमेंडेशन देने के लिए वहां पर हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स अभी भी नजर आ रहे हैं जिसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, और मार्केट में अगर हमें रिबाउंड देखने को मिलेगा तो उसमें हमें वो जो दो स्टॉक्स हैं उसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। सो इसका चार्ट स्ट्रक्चर तो वैसे भी काफी बुलिश है, और आज के सत्र में जिस तरीके से हमें लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। एक अच्छा सपोर्ट इसका हमें दिखाई दे रहा है 2050 के आसपास। मुझे लगता है कि जब तक ये लेवल होल्ड रखता है तब तक इसमें हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं, और एक ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 2110 के ऊपर सस्टेन होता है। सो मुझे लगता है कि आने वाले समय एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में, तो इसको हमें हमारी बाय रखने की सलाह रहेगी। इसमें जो हमारे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2200 रुपीज के, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 2050 का। सेकंड स्टॉक है बाइंग रिकमेंडेशन के लिए, वो है टाइटन। सो टाइटन में सुबह से ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, पर आज के सत्र में इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक थ्रू दिया है, 20 डीएमए लेवल भी रिक्लेम किए हैं, तो हमें यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो वहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एमएससीडी में भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, ये पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी हम करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। हमारे जो टारगेट रहेंगे वो आ रहे हैं 4100 के, और बाय करते समय स्टॉप लॉस हमें रखना है 3800 रुपीज का। तो टाइटन आपको पसंद है, 4100 का टारगेट है, और कंजम्पशन वाली थीम आज चल भी रही है, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, ऑटो हो, और चुनिंदा एफएमसीजी कंपनीज भी चल रही है, और यहाँ पर टाइटन भी चल रही है 4100 के टारगेट के लिए। और दूसरी कॉल भारतीय एयरटेल है। तो दो हेवी वेट्स के साथ आपने शुरुआत की है क्लोजिंग ट्रेड्स की। लेवल्स आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन कीजिएगा। आज कुछ स्टॉक जहां पर काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन एडिशंस देखने को मिले इस कमजोर बाजार में भी, उसमें भारतीय एयरटेल भी था। एक और स्टॉक है वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, शुरुआती कारोबार से ही काफी मजबूत है। डेरिवेटिव के अगर भाव देखें तो यहाँ पर करीब करीब 4% की तेजी दिख रही है, कैश में भी तो 4.25% के आसपास मजबूत है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेकर क्या राय बन रही है लक्ष्मीकांत जी? देखिए, आज काफी लंबे समय के बाद सुप्रीम इंडस्ट्री में बाइंग मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बाइंग मोमेंटम बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लगता है कि फर्दर एक मूव सुप्रीम इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। अगर करंट लेवल पे स्टेबिलिटी दिखाई देती है और ये स्टॉक 3300 के ऊपर टिकता है, तो मुझे लगता है यहाँ से 3600 तक के लेवल्स हम सुप्रीम इंडस्ट्री में देख पाएंगे।
3600 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। मोमेंटम आपको स्ट्रांग दिख रहे हैं। एक बार स्टॉप लॉस भी सर बता दीजिएगा इस कॉल के लिए, क्योंकि मोमेंटम तेज है, कहीं अगर डिप करे तो लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए। तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 3300 का, और अगर कोई बाय करता है तो जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 3600 का। ओके, 3300 स्टॉप लॉस, 3600 टारगेट सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये बाई कॉल आपकी तरफ से आ रही है। कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पे आज शॉर्ट कवर होते हुए भी दिख रहे हैं। उसमें एस्ट्रल शुरुआती कारोबार में भी हमने कहा था कि ये 200 डीएमए के ऊपर निकला है। कल की जो क्लोजिंग थी वो 200 डीएमए के ऊपर थी, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट की संभावना है। और देखिए दिन के दौरान कमजोर बाजार होने के बाद इसकी तेजी बढ़ी है। बताइए, एस्ट्रल 2% मजबूत है, यहां से तेजी एक्सटेंड हो सकती है क्या लक्ष्मीकांत जी? जी हाँ, डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 डीएमए का एक अच्छा सपोर्ट भी है, और आज ही के सत्र में इसने अपने 2050 डीएमए के लेवल के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, स्टोकेस्टिक ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, एमएससीडी में भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट इसमें बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी इसमें एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1520। सो मुझे लगता है कि करंट अपसाइड का मूव यहाँ पर 1520 तक देखने को मिलेगा, बशर्ते ये स्टॉक 1420 के लेवल को डिफेंड करता है। तो अगर 1420 के सपोर्ट के साथ इसमें बाइंग देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से 1520 के लेवल्स एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल जो एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं। बट लक्ष्मीकांत जी, अगर कुछ बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करें, एक्सिस बैंक आज का टॉप निफ्टी लूजर है, और मैनेजमेंट की तरफ से भी एक इंडिकेशन आया है कि जो निम्स है उस पर प्रेशर बॉटम आउट उन्होंने बोला था कि होगा थर्ड क्वार्टर तक, लेकिन उन्होंने अपना आउटलुक रिवाइज किया है और बोला है कि Q4 या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 तक का वक्त लग सकता है। तो लगभग 3 से 6 महीने का वक्त और लग सकता है निम्स को बॉटम आउट होने में। ये कंपनी ने अपना आउटलुक जो है जिसको रिवाइज किया है, इसके चलते स्टॉक में आज काफी कमजोरी है। 4.5% से ज्यादा स्टॉक गिर चुका है, निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। तो क्या आपको कोई बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रही है, या फिर अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि पूरे ही बैंकिंग पैक में जो है आज दबाव हमें देखने को मिला है? प्राइवेट बैंक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी भी मोमेंटम आना बाकी है, और अगर उसमें मोमेंटम आएगा तो हमें फिर से बैंक निफ्टी नए हाई पर दिखेगा। आज एक्सिस बैंक ने जिस तरीके से लेवल टूटे हैं, तो मुझे लगता है कि एक फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाजार अपने क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उस, और हमें एक्सिस बैंक में लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन इंट्राडे चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से 1200 तक के डीपर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो आज के सत्र में तो अवॉइड करें। अगर 1200 के आसपास या 1190 के आसपास अगर वहां पर हमें स्टेबिलिटी आती है और वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो जरूर फिर बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ इसमें बाइंग करने की सलाह दी जा सकती है। अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए और वेट करना चाहिए जब ये स्टॉक 1200 से लेकर 1190 के अपने अपकमिंग सपोर्ट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो फिलहाल अवॉइड करने की सलाह, और 1190 या 1200 के लेवल्स पर जब एक्सिस बैंक पहुंच जाए तब बाय ऑन डिप की सलाह लक्ष्मीकांत जी ने दी है। बट अब हमारे साथ रुचित जैन मोतीलाल ओसवाल से भी जुड़ रहे हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपसे भी और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स आज के क्या रहेंगे? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। पर दो स्टॉक्स है, बट जो मार्केट्स एक मिक्स बैग मूव्स हम देख रहे हैं, तो एक बाय एक सेल की रिकमेंडेशन है। खरीदारी साइड हम डिफेंसिव स्पेस में सिलेक्टिव एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हमें यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे रिलेटिवली एक कंसोलिडेशन रिसेंटली देखा गया है, लेकिन स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ईएमए के ऊपर एक सपोर्ट बेस बना रहा है और वहां से एक अपमूव के साइंस दिखा रहा है। सो यहाँ पे प्राइस फॉलिंग मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ दैट रिलेटिव सेफ्टी ज्यादा लग रही है। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह है करंट लेवल्स पे 1130 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और 1260 के टारगेट्स वहां पे रहेंगे। और मेरी जो सेकंड पिक रहेगी वो शॉर्ट साइड है जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स में। जुबिलेंट फूड में हम देख रहे हैं कि लो टॉप लो बॉटम के फ्यूचर्स वहां पे कंटिन्यूसली बन रहे हैं, और जो प्रीवियस स्विंग था वो भी ये स्टॉक ने ब्रीच किया है।
और डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव ही रहा है। सो ये यहाँ पे वीकनेस हमें लग रहा है कि और यहाँ पे एक्सटेंड होनी चाहिए। तो करंट लेवल्स पे जुबिलेंट फूड के दिसंबर फ्यूचर्स में ही ये सीरीज के ही फ्यूचर्स में नेक्स्ट 2 हफ्तों के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। 580 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के 540 538 के आसपास के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड 538 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली की सलाह, 580 का स्टॉप लॉस, और टाटा कंज्यूमर ये खरीदारी की राय आपकी तरफ से। तो एक बाई और एक सेल कॉल रुचि जी की तरफ से है। तो लेवल्स दोनों के स्क्रीन पर हैं, नोट कर ले। चलिए, लेकिन एक और स्टॉक है जो कमजोर बाजार में भी अच्छी तेजी दिखा रहा है, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का। आज ये शेयर करीब करीब 2% ऊपर है। और इस तेजी की वजह क्या है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर एक सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट भी आई है। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, आइए एक बार अपने सहयोगी स्नेही से समझ लेते हैं। स्नेही, बताइए क्या है इस रिपोर्ट में। जी हाँ, डी-मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट पर सीएलएसए का एक काफ़ी बुलिश नोट रिलीज हुआ है, जहां पर सीएलएसए ने अपना हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म स्टांस जो है स्टॉक पर वो रिआइटरेट करा है, बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी अनचेंज रखा है 6,300 रुपये पर, जो कि फिलहाल जहां स्टॉक है वहां से काफ़ी बड़ा अपटिक है, लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा है फिलहाल के जो स्टॉक प्राइस से की अगर तुलना करें तो। सीएलएसए का ये मानना है कि जैसे कि स्टोर एक्सपेंशन नॉर्मलाइज होगा डीमार्ट के लिए, उनके फ्री कैश फ्लो में हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी देख सकते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि स्टोर एडिशंस हाई रहेंगे आगे जाके अगले कुछ साल तक, और वो स्टोर एडिशन की रेट देखते हैं लगभग 15 से 20%। मैनेजमेंट की करंट विजिबिलिटी है 2200 स्टोर्स की, तो यहाँ पर ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो एक इम्प्रूव होने की काफ़ी उम्मीद है, एक बार इनका एक्सपेंशन मॉडरेट हो जाए। और ये मॉडल विदेश में भी वॉलमार्ट के बारे में बात करें, कॉस्को के बारे में बात करें, यूएस की कंपनियां हैं, या फिर टर्की के बीआईएम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी एक सिमिलर ट्रेंड देखने को है कि जब वो एक्सपैंड कर रहे हैं तब उनका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, वहाँ पर थोड़ा दबाव है। पर एक बार उनका स्टोर एक्सपेंशन हो जाता है और अच्छे खासे स्टोर्स वो खड़े कर लेते हैं, इसके बाद फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने लगता है। वैल्यू रिटेलर्स डीमार्ट के जैसे इनकी उम्मीद है कि ये फिर भी रेलेवेंट रहेंगे क्विक कॉमर्स के होते हुए, ये सीएलएसए का मानना है। क्विक कॉमर्स एक प्रोजेक्शन है कि टोटल कंजम्पशन का सिर्फ लगभग 20% बन पाएगा FY35 में। तो रिटेलर्स जो कि है बिग बॉक्स रिटेलर्स के जैसे कि डीमार्ट है, इनके लिए डिमांड मोमेंटम अभी भी बरकरार रह सकता है। डीमार्ट के बारे में बात करें तो वो अपना प्राइवेट लेबल भी एक्सपैंड कर रहे हैं, लगभग 40 से 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं ब्रांडेड ऑल्टरनेटिव से। वो अपने प्राइवेट लेबल्स को काफ़ी स्केल अप भी कर रहे हैं, इससे लॉन्ग टर्म मार्जिन और कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट दिखने को मिल सकती है। इंडिया का जो कंजम्पशन और रिटेल आउटलुक है वो भी बड़ा पॉजिटिव दिखता है सीएलएसए को आगे जाके। और आखिर में वो बात करते हैं कि डीमार्ट के बिजनेस में काफ़ी कंपेटिटिव मोड्स है, वो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और काफ़ी नए रिटेलर्स जो आए हैं बाज़ार में उसके साथ compete करने के लिए काफ़ी तैयार है, ये सीएलएसए का मानना है। और वो कहते हैं कि डीमार्ट में रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल बिल्कुल अट्रैक्टिव है और वैल्यूएशंस भी अच्छे लग रहे हैं डीमार्ट के लिए। तो उन्होंने इसके इन सारे कारण की वजह से अपना हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म बरकरार रखा है स्टॉक पर, और स्टॉक प्राइस रखा है 6300, जो ये टारगेट उन्होंने बना के रखा है। ओके, शुक्रिया स्नेही ये पूरी रिपोर्ट लाने के लिए, और क्या क्या उसकी बारीक बातें थी वो भी आपने हमारे दर्शकों को समझा दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या सोचते हैं ये समझते हैं। हमारे साथ विवेक कारवा जी भी हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। गुड आफ्टरनून विवेक जी। सर, सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर। सर, आपको ये काउंटर कैसा लग रहा है, फंडामेंटली ये स्टॉक इस जंक्चर पे, इस लेवल पे कैसा दिख रहा है? विश्व मोहन, गुड आफ्टरनून और सबको गुड आफ्टरनून। देखिए, कंपनी डेफिनेटली डेट फ्री है और जिस हिसाब से एक्सपेंशन कर रही है, स्पेस अच्छा है, लेकिन जो कंपटीशन है इस स्पेस में वो भी काफी तगड़ा कंपटीशन है, ये बोलूंगा मैं। और सीएलएसए की रिपोर्ट देख के तो सब कुछ रोजी रोजी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वो लोग इसके लिए डाउन साइड मिनिमल बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी करेक्शन होके मेरे हिसाब से 3500 तक इसका अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। तो उसके कारण वो लोग एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है यहाँ पे। लेकिन जो कंपटीशन है और स्टोर इंक्रीजेस के साथ विश्वमोहन, ये नहीं है कि खाली प्रॉफिट इंक्रीज होता है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी खर्चा भी इंक्रीज होता है। तो पर स्टोर रेवेन्यू इनका जब तक और नहीं बढ़ता है तब तक हो सकता है कि स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं करे। तो मैं खाली न्यूट्रल रहूंगा, क्योंकि करेक्शन के बाद नेगेटिव तो नहीं रह सकते इसमें, क्योंकि 4800 से लेके ऑलमोस्ट 3800 पे आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, 3500 तक जाता है तो काफी अट्रैक्टिव दिखने लग जाएगा।
तो वेट एंड वॉच की ही सलाह रहेगी स्टॉक पे। थोड़ी और गिरावट का आप इंतजार करेंगे। वेट एंड वॉच अगर 3500 का लेवल अगर मिलता है तो आपके लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा, ऐसा विवेक जी को लगता है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे, कुछ इसी तरह के एक्शन वाले स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे और आगे फिर और भी कुछ और सेगमेंट आपके लिए ऑप्शंस के ट्रेड सब होगा ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश में और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स लक्ष्मीकांत शुक्ला, रुचित जैन और विवेक कारवा हमारे साथ तीनों गेस्ट शामिल है। और एक बार देख लेते हैं मार्केट कैसा फेयर कर रहा है। बैंक निफ्टी 50 में और थोड़ी गिरावट है, लगभग डे के लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, 0.6% लोअर 25,855 का लेवल जो है अभी निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है। और एक्सिस बैंक का टॉप लूजर बना हुआ है, 4.5% से ज्यादा की गिरावट। एक बार बैंक निफ्टी पर भी नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी भी 430 पॉइंट नीचे 59,029 का लेवल होल्ड करते हुए। तो ये है मार्केट चेक, एक क्विक मार्केट चेक का डाउनवर्ड प्रेशर जो है कंटिन्यू हो रहा है मार्केट में, लेकिन एक क्योंकि रुपी जो है एक रिकॉर्ड लेवल, रिकॉर्ड लो पर है, 91 का लेवल भी आज रुपी ने जो है क्रॉस कर दिया डॉलर के मुकाबले में। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग है कि आईटी शेयर्स में कोई रैली हमें देखने को नहीं मिली। विवेक, एक बार आईटी स्टॉक्स पर आपकी राय लेते हैं। इनफैक्ट एचसीएल टेक की अगर हम बात करें तो टॉप लूजर्स में से एक है, 2% से ज्यादा की गिरावट एचसीएल टेक में चल रही है। नॉर्मली अगर रुपए में कोई गिरावट आती है तो आईटी शेयर्स को काफी बेनिफिट होता है, काफी रैली हमें देखने को मिलती है, जो हमने पिछले हफ्ते भी देखा था। लेकिन इस बार ऐसा कोई ट्रेंड नहीं आया। इनफैक्ट एचसीएल टेक टॉप निफ्टी लूजर्स में से है। तो आईटी पैक को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? तो इनफैक्ट आप अगर देखो कि आईटी इंडेक्स भी थोड़ा बहुत, मैं बीएसई आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, करीबन 38,115 से 36,700 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में आपको ऐसा सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, आईटी सेक्टर पे थोड़ा बहुत बुलिश रहना पड़ेगा। और इनफैक्ट 2-3 महीने पहले मैंने काफी रिकमेंडेशन दिया था जब ये 34,000 के नीचे था, और उसके बाद में आईटी में बढ़त ही देखने को मिली है। तो यहाँ पे हाँ, स्लो एंड स्टडीली आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। और इमीडिएट रुपी का इफेक्ट इस पे इसके लिए नहीं दिख रहा है कि यार को मालूम है ये बेसिकली फंड्स आउटफ्लो और ट्रेड डील का जो भी न्यूज आना है उसका वेट करते करते भी डिप्रिशिएट हो रहा है। और अगर दोनों ही एक बार हो जाता है, कोई ना कोई ट्रेड डील पे अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूज आती है, तो हो सकता है कि रुपी में आपको एक बार वापस स्पाइक देखने को मिले और रिकवर होते हुए दिखे। और इससे ज्यादा हो सकता है कि आरबीआई भी आके इंटरवीन करे। तो जो गेन्स है वो बहुत ही टेम्पररी हो सकते हैं। ये अगर इसी रेंज में रहता है 90 के ऊपर अगले 2-3 महीने, तो आईटी को फायदा होते हुए दिखेगा। नहीं तो आपका जनरली कंपनीज इसमें इतने शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं उठा सकती है। लेकिन हाँ, ऐसे कॉन्ट्रेरियन जैसे मैंने बोला कि आईटी पे मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में अच्छा खासा ट्रेंड होना चाहिए, और थोड़ा सा ये सेटल हो जाए इश्यूज, आई थिंक आईटी शुड डू वेल। तो और ट्रेडिशनल आईटी इसमें एक और ये चीज है कि जितनी भी आईटी कंपनीज है बड़ी वाली, टॉप 5 की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे अब एआई पे फोकस करना चालू कर दिया है। और इनफैक्ट टीसीएस ने लास्ट टाइम अनाउंस भी किया था कि करीबन, अगर नंबर में गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो करीबन 11-12 हजार करोड़ वो लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन होता है जो ट्रेडिशनल आईटी से लेके एआई, यस एम्प्लॉयज के लिए एक बुरी खबर होगी, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। ठीक है, तो ये थी राय आईटी स्टॉक्स पर। शॉर्ट टर्म में गेन्स थोड़े डाइसी रहेंगे, थोड़ी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो सकती है जब तक रुपी सेटल नहीं होता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा वेट जरूर करना पड़ेगा और अर्निंग्स एक की ड्राइवर रहेगा जो हम क्वार्टर दर क्वार्टर वॉच करते रहेंगे। अब एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बार एक स्टॉक देखते हैं जो आज काफी तेजी में है, आयन एक्सचेंज। इसको नए ऑर्डर्स मिले हैं 205 करोड़
इसके सोलार मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी हमने स्टॉक में देखी है, लगभग 8% तक का गेन इनफैक्ट देखा था। तो अगर शॉर्ट टर्म देखें तो क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी आयन एक्सचेंज को लेकर? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन हम देखें कि लोअर साइड पे एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से पिछले हफ्ते भी एक पुल बैक एक्शन देखने को मिला, और स्पेशली लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो काफी अच्छा बाइंग एक्शन विद वॉल्यूम आते हुए दिखा है। स्टॉक ने इस पुल बैक में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को वापस से रिगेन करने में कामयाब तो हुआ है। तो हमें लगता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से थोड़ी स्ट्रेंथ वापस यहाँ पे लौटते हुए दिख रही है। अब ये 390 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस रैली को अगर कंटिन्यू होना है तो। 390 के स्टॉप लॉस को ट्रेल करें जिनके पास भी पोजीशन है लॉन्ग साइड की, और अगर ये 390 को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो हायर साइड पे बच सकता है वो करीब 425 430 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो 390 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। चलिए, कुछ स्टॉक्स है जहां पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं, उन स्टॉक को लेकर आते हैं। पीवी फिनटेक देखिए 5.5% से ज़्यादा की गिरावट। क्या रुचित जी आप बताइए, पीवी फिनटेक को लेकर गिरावट आज काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद? आई थिंक फिलहाल तो कोई बॉटम फिशिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज गिरावट में अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन के लिए जो पूरे दिन में वॉल्यूम्स होते थे उससे कई ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है। और जब भी यूजुअली स्टॉक हम हायर वॉल्यूम्स के साथ कोई फॉल देखते हैं तो वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्म कर सकता है। जो 200 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट है स्टॉक को वो 1750 1760 के आसपास है। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन नियर टर्म में एक्सटेंड हो सकता है। 1750 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे फिर इसको रिव्यू करना चाहिए। तो 1750 के आसपास आए उसके बाद ही आप यहाँ पर रिव्यू करें कि आपको क्या करना है। तो स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है और आज के सत्र में देखिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी दिख रही है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है और गिरावट भी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है 5.5% के आसपास। एक और काउंटर है जो आज यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है, वो है KPIT टेक। और आईटी में दबाव है ही, मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनियां भी काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। राजेश जी, KPIT टेक को लेकर आपकी राय क्या है? 2.25% की गिरावट आज दिख रही है। तो देखिए, मार्केट में भी एक करेक्शन तो बना है और आईटी एज ए सेक्टर में भी देखे तो रिकवरी जरूर हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन बना है पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। तो हमें लगता है अब ये 1200 के नीचे रहेगा तो फर्दर और भी प्रेशर यहाँ पे माउंट होते हुए दिखेगा, है ना। हो सकता है कि स्टॉक में 1150 1130 तक की डाउनसाइड भी हमें नियर टर्म पे आते हुए दिखे। तो अभी स्ट्रक्चर वीक है, 1200 के स्टॉप लॉस से फ्रेश शॉर्ट भी किया जा सकता है, बट लोअर साइड पे 1130 तक हमें लगता है कि ये फॉल कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। KPIT टेक को लेकर आपकी ये राय आ गई है। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, खोजेंगे और उन पर राय देंगे। हमारे चारों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। का दौर जारी है और अभी फिलहाल डे लो पे फिलहाल निफ्टी 50 आता हुआ और साथ ही निफ्टी बैंक में भी 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गिरावट भरे बाजार में कि क्या होनी चाहिए रणनीति, क्या यहाँ पे बचकर चलना है या फिर कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स और सेक्टर्स में आप दाव लगा सकते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमें इसी पर गाइड कर रहे हैं। आइए एक बार मार्केट के इंटरनल्स को देखते हैं, जहां पर लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि मेटल पैक और आईटी काउंटर्स में बिकवाली हावी है। साथ ही साथ एक्सिस बैंक अब लुढ़क कर 5% कमजोर हो चुका है और इटर्नल की बात करें तो और कमजोरी दिखाता हुआ 4% की यहाँ पर आप गिरावट देखेंगे। और पीवी फिनटेक भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 5.5% की गिरावट है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है कहीं ना कहीं आज स्टेबल हुआ है। आज शाम में निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसको लेकर भी और समझेंगे कि क्या कुछ इंटरनल्स आते हैं। बट इस बिल में ये ज़रूर बताया जा रहा है कि एजेंट्स की कमीशंस पर जो है अब IRDAI जो है अपना पक्ष रखेगी। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि पहले भी जो है इनकी कमीशनिंग की जो वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं IRDAI ही फिक्स करती थी और इसके बावजूद भी आप देखिए स्टॉक में 5.5% की गिरावट कहीं ना कहीं रिकवर करने में नाकामयाब होता हुआ
पीबी फिनटेक का शेयर। बट एक बार राजेश जी आपसे ही राय जानना चाहेंगे, पीबी फिनटेक चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि देखिए फंडामेंटल तौर पे वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। जब कहीं ना कहीं अर्निंग्स भी आई थी तो इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, बट स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसको लेकर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, बट इस बीच वेदांता पे नज़र डालिए, क्योंकि एनसीएलटी ने वेदांता के डीमर्जर प्रोसेस को मंजूरी दे दी है। देखिए कि बड़ी खबर वेदांता के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉक होता हुआ नजर आएगा। 5 से 6 अलग एंटिटीज़ में जो है वेदांता अपना पूरा कारोबार जो है वो बांटती हुई नजर आएगी, और इसके चलते कई समय से जो है हम देख भी रहे थे कि कई बार ये हियरिंग हुई और उसके बाद उस हियरिंग को हमने टलते हुए भी देखा। बट वेदांता के लिए बड़ा पॉजिटिव, आज सुबह भी हम देख रहे थे कि स्टॉक में थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर आ रहा था, और आज अब आप देखिए इंडिया के कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल ने वेदांता के डीमर्जर प्लान को अप्रूव कर दिया है। एनसीएलटी मुंबई बेंच ने जो है ये ऑर्डर दिया है कि कहीं ना कहीं वेदांता का जो डीमर्जर प्लान है उसको मंजूरी दी जाए। स्टॉक में लगभग 2% की तेजी और एकाएक स्पाइक जो है हम आते हुए देख रहे हैं। सुबह थोड़ा सुस्त जरूर था, बट अब स्टॉक के एक उछाल दिखा रहा है। एक बार राजेश जी आप क्विकली एक बार चार्ट चेक दीजिए वेदांता पे, हम इसकी और डिटेल्स और इंटरनल्स हमारे दर्शकों के सामने तब तक तैयार करते हैं। देखिए वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, और वेदांता में तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भी बनते हुए दिखा है। हालांकि वेदांता के अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक अब अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला, तो एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे आते हुए दिखा है, और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 540 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 575 580 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं इसी रैली में, क्योंकि ये देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। वहीं अगर हिंदुस्तान जिंक भी देखें तो यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का आते हुए दिखा है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट हिंदुस्तान जिंक में हुए हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक रैली बन सकती है जो कि स्टॉक को 590-600 की तरफ लेके जा सकती है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 555। 555 के लिए जो है आप वेदांता में ट्रेड ले सकते हैं, अभी भी जो है फिलहाल पसंद आ रहा है। यहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिए, पर वेदांता देखिए कहीं ना कहीं इसकी जो प्रक्रिया है कई समय से अब फिलहाल चल रही है, जहाँ पर अनिल अग्रवाल जी ने कमेंट भी किया था कि जितनी भी अलग अलग डीमर्ज्ड एंटिटीज़ हैं उनमें पोटेंशियल के $100 बिलियन के एंटरप्राइज वैल्यू की ये पूरे इनके बिजनेस बन जाए, जहां पर अलग सेगमेंट्स में एक रिन्यूड फोकस होगा, नए इन्वेस्टर्स आएंगे और उनकी जो पूरी पोटेंशियल है वो वैल्यू अनलॉक होते हुए दिखेगी। वेदांता देखिए अपने डिविडेंड हिस्ट्री के लिए भी माना जाता है, अब देखना ये ज़रूरी होगा कि किस तरीके से अलग अलग एंटिटीज़ में जो है इनका डिविडेंड जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। बट हाँ, एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर वेदांता के लिए ज़रूर साबित हुआ है। एक बार विवेक जी आपसे एक बार राय लेंगे, वेदांता कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि डीमर्जर का इंतजार जो है कई समय से था, कई बार हियरिंग और उसके बाद उस पर निर्णय लेने को हमने टलते हुए देखा, बट क्या व्यू रखते हैं आप वेदांता पे? देखिए जो अभी है 547, आई थिंक एग्जैक्ट सम ऑफ पार्ट्स तो बाद में ही पता चलेगा, सारी की सारी कंपनी रिलिस्ट हो जाएगी, लेकिन जो ये एनसीएलटी के थ्रू अभी अप्रूवल आया है और प्रोसेस चालू है, आई थिंक ज्यादातर प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, तो कहीं ये बाई ऑन न्यूज और सेल बाई ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज वाला शिकार नहीं हो जाए आगे चल के। मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में आपको जब फेड आउट हो जाएगी न्यूज तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। जब सारी एंटिटीज लिस्ट होगी तब सही रूप इसका बाहर आने वाला है, तो मैं तो यहाँ पे तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है इस न्यूज के कारण एक बार अपटिक दिखे और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आए, तो आई थिंक ज्यादातर फैक्टर्ड इन है, कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन है ऐसा मानना है विवेक जी का, और थोड़ा सा एक मूव हम जरूर देख रहे हैं। 1-2 दिन थोड़ा इसको सेटल होने दीजिए, पर हम आपको ये भी बता दें कि वेदांता जो है वो 5 अलग एंटिटीज में बढ़ते हुए दिखेगा, जहां पर एल्यूमिनियम कारोबार, ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स और वेदांता लिमिटेड जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी, इनके 5 अलग अलग टुकड़े हो
जिसमें कि पहले 6 अलग एंटिटीज में जो है कंपनी ने निर्णय लिया था कि ये डीमर्जर करती हुई नजर आएगी, बट अब उसको घटाकर उन्होंने 5 कर दिया है। और कहीं ना कहीं इससे क्रेडिटर्स का जो अप्रूवल है ये भी हमने पहले मिलते हुए देखा था, और इसको गो हेड इसीलिए मिला था जहां पर एक शेयर हर एक नई एंटिटी का मिलेगा अगर आपके पास आप वेदांता के शेयर होल्डर हैं तो। यहाँ पे BSE NSE से जो है ऑलरेडी रेगुलेटरी प्रोसेस के अंतर्गत अप्रूवल मिल चुका है, और एनालिस्ट भी यही मानते थे कि जहां पर ये जो पूरे एंटिटीज़ की अलग अलग डीमर्जर होता है तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक री रेटिंग कैंडिडेट बन सकता है वेदांता। बट जी हाँ, अब थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दीजिए। लगभग 3% की तेज़ी ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है। बट विश्वा जी, एक अच्छा मूव हम ज़रूर देख पा रहे हैं वेदांता में। बिल्कुल, और कहा यह भी जा रहा है कि वेदांता के एक शेयर के बदले आप जितने भी डीमर्जर के बाद जो 5 कंपनियां बनेंगी सबके एक शेयर्स मिलेंगे। ये एक, जैसा आपने कहा भी कि पहले 6 कंपनियां बनना था, वो 5 कंपनियां बनेंगी। लेकिन ये बात भी है कि ये फैक्टर इन था पहले से बाजार में है कि ये जो डीमर्जर होगा ये 5 कंपनियों में होगा या 6 कंपनियों में होगा, तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है ये सारी खबरें। उस एंटीसिपेशन में भी बहुत लोगों ने पोजीशन बना रखी हो, तो हो सकता है जैसा विवेक जी कह रहे थे कि सेल ऑन न्यूज़ भी कहीं आगे चलकर देखने को ना मिले, तो सावधान रहिए, अचानक से ना कूदे इसमें, और चीज़ें और क्लैरिटी आने दे, स्टेबिलिटी आने दे, उसके बाद आप नई पोजीशन बनाएं। चलिए बाजार पर हम मेटल्स की बात आपने शुरू की है, तो मेटल्स में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। इसके अलावा भी बियॉन्ड इसके देखें तो और भी कई सारी कंपनियां जो आज काफ़ी कमज़ोर है। सेल को देखिए, स्टील अथॉरिटी ये काफ़ी कमज़ोर है, 3% के आसपास की गिरावट यहाँ दिख रही है। टाटा स्टील, JSW स्टील, ये तमाम मेटल स्टॉक्स आज काफ़ी कमज़ोर हैं। राजेश जी, मेटल स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या राय बन रही है? आज की गिरावट में कुछ खरीदारी करनी चाहिए क्या? तो देखिए, मार्केट में जिस तरीके का सप्लाई प्रेशर है उसके चलते सारे मेटल स्टॉक्स और पूरे ब्रॉडर मार्केट में ही सप्लाई यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि मेटल में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। हालांकि वेदांता और हिंदुस्तान जिंक तो न्यूज फ्लो के चलते एक अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं, और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है मेटल स्पेस में। लेकिन हमें लगता है कि टाटा स्टील में ओवरऑल अगर देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है, बट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक अभी भी अपने 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास अटकता हुआ दिख रहा है, जो कि करीब 174 175 के आसपास। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है 160 175 के रेंज में। तो जिन्हें बाय करना थोड़ा वेट करें। डिप में मार्केट में जिस तरीके से सप्लाई प्रेशर हो सकता है, हमें लोअर लेवल मिले टुवर्ड्स 163 162 के आसपास, वो एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट होगा बाय करने के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 158। तो डिप्स में बाय करने की सलाह देंगे। थोड़ा सा 1 से 2% का वेट करना चाहिए, और वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो बाय करना चाहिए। ओके, तो टाटा स्टील अपॉर्चुनिटीज डिप में खरीदारी की सलाह, थोड़ा और वेट कर ले तो डेफिनेटली टाटा स्टील आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है, ऐसा राजेश जी को लगता है। लेकिन वेदांता को लेकर यह अहम अपडेट है कि NCLT से डीमर्जर को मंजूरी मिल गई है, एक बड़ा फैसला है। तो इस पर ब्रेक के बाद भी हम चर्चा करेंगे, और आपको बता दें कि इससे पहले NCLT से पहले शेयर होल्डर्स से भी मंजूरी मिल चुकी है, सेबी से भी नो ऑब्जेक्शंस मिल चुके हैं, और साथ ही कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक ये डीमर्जर किया जाएगा। जो 5 कंपनियां बनेंगी जो सृष्टि कह रही थी, उन 5 कंपनियों के बारे में भी कुछ डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे, और आपको क्या करना चाहिए जो पर्टिकुलरली मेटल ट्रैक करते हैं, ऐसे एनालिस्ट के साथ बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए, चर्चा में है वेदांता, जहां पर NCLT से उनके डीमर्जर को अब मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर तमाम अलग अलग कंपनीज में जो है अपने कारोबार स्प्लिट करते हुए नजर आएगी वेदांता। बट क्या मायने हैं इसके, और क्या ये जो खबर है पॉजिटिव तो जरूर है बट प्राइस में ऑलरेडी है, ये समझेंगे। हमारे खास मेहमान से स्वागत करना चाहेंगे संजय अशर जी का। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो देखिए, अगर पिछली प्रोसीडिंग्स की बात करें, कहीं ना कहीं ये ऑर्डर जो है रिजर्व कर दिया गया था। अब जो है इसको मंजूरी मिल गई है। क्या मायने हैं इसके वेदांता के लिए, और क्या लगता है आपको कि इससे किस तरीके से कंपनी अपनी वैल्यू अनलॉक करती हुई नजर आएगी?
एनसीएलटी ने अभी अप्रूव कर दिया है, जी। वो तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और अभी सब बिजनेस जो अलग हो जाएगी उसमें वेदांता अलग इन्वेस्टर भी ला सकता है, ऐसे बेच भी सकता है, जो करना होता है वो कर पाएगा। एक ही है कि कोई अपनी ना जाने, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि डेट लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा है तो रीस्ट्रक्चर करके उस डेट लेवल री रेटिंग हो जाएगी, शेयर होल्डर्स अलग अलग आ जाएंगे यहाँ पर और फिर उनको डेट रिडक्शन में भी मदद मिल पाएगी। एक स्ट्रैटेजिक मूव तो नहीं है कंपनी की तरफ से? स्ट्रेटेजिक मूव है कंपनी की तरफ से और उसमें सबका मुनाफा है। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर का मुनाफा नहीं है। शेयर होल्डर का भी सर ऑयल एंड मुनाफा गैस है। कंपनियां देश में कितने बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाई है, क्योंकि जिस तरह के हाँ जी। कॉस्ट है और क्योंकि आप जितने भी कोई भी बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज नहीं रही अपने देश में जो ऑयल एंड गैस अपने यहाँ पे ड्रिलिंग करती हैं, अगर इस तरह की छोटी छोटी कंपनियां बनाएंगी तो हो सकता है कि शुरुआत में तो अच्छे मौके दिखे लेकिन लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं यहाँ पर उनके लिए क्या ये डिमर्जर के बाद मौके होंगे क्या, इन सारे डिमर्जर के बाद जो बहुत ही ज्यादा। एंटिटीज है छोटी छोटी? हाँ, बहुत ही ज्यादा मौके होंगे, उसमें कोई भी चैलेंज नहीं है। अगर छोटी भी कंपनी है तो उसको ग्रो राउंड करने पे का मौके होंगे, अगर ये बता देंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी, मेरे हिसाब से तो बहुत ही सारे मौके हैं। क्योंकि दूसरी पावर कंपनियां- बिजनेस अगर आप देखें तो इतना ज्यादा हाईली इंटेंस यहाँ पे कंपटीशन है। ऑयल एंड गैस में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात है और बाकी एल्युमिनियम वगैरह में और बॉक्साइट माइनिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिल पाती है, ये सवाल उठता है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर क्लैरिटी अगर मिल जाए व्यूअर्स को तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर मौके वो देख सकते हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। अगर छोटी सी कंपनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और दूसरी कंपनी सेम बिजनेस सिमिलर बिजनेस के साथ मर्ज भी कर सकते हैं और मर्ज करने के बाद उसको ग्रो भी कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर जिसको ये सेक्टर में इंटरेस्ट है ऑयल एंड गैस में, वो इन्वेस्टर को भी ला सकते हैं इसमें और इस तरह से सब शेयर होल्डर्स को और सब स्टेक होल्डर्स का मुनाफा ही मुनाफा है। ओके चलिए, शुक्रिया संजय सर, आपने वक्त निकाला और आपने काफ़ी कुछ जो आपकी स्टडी थी, रीडिंग थी, उसके आधार पे, हालांकि ये सवाल हमें एनालिस्ट से पूछने चाहिए थे क्योंकि उनकी वो डीप डाइव करते हैं और वो समझते हैं कि किस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, लेकिन आपने काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों के लिए साफ कर दिया। लेकिन हम अपने एनालिस्ट से वापस से समझते हैं। एक बार राजेश जी आपके पास भी मैं आऊँगा क्योंकि अगर आपके पास डेट लेवल इतना ज़्यादा, एक समय ऐसा था कि डेट लेवल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं थी वेदांता में, अब उनको रीस्ट्रक्चर करके अलग अलग कंपनियों को वो डेट डिवाइड भी कर देंगे डीमर्जर के बाद और बहुत सारे इसमें ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है देश के अंदर में। आप कैसे देख रहे हैं? जैसे पावर बिजनेसेस है, ऑलरेडी इतनी कंपनीज है, हर सेगमेंट की कंपनीज यहां पर मौजूद है, उसके बाद भी वो अलग कंपनी बना के चाह रहे हैं कि अपने डेट को कम करें और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करें और जो एक बोझ एक वेदांता पे पड़ा हुआ है सब जगह बांट दे और शेयर होल्डर्स भी अलग अलग आ जाएं। कि आप क्या वैल्यू देख रहे हैं यहां पर सर? राजेश जी आपसे सवाल था जी। तो देखिए, अब डीमर्जर को लेके काफी समय से स्टॉक में अगर हम देखें तो काफी समय से एक रेंज में अटका हुआ था, लेकिन अब ये डीमर्जर की न्यूज के चलते जरूर एक मूवमेंट आया। तो अपने अलग अलग बिजनेस को ये अलग करना चाह रहे हैं ताकि एक कोर कंपनी जो बिजनेस कैटर करती है, बाकी बिजनेस एंसिलरी बिजनेस जो दूसरे हैं वो सब अलग एंटिटी में रहेंगे। तो हमें लगता है कि एक बार सारे ब्रोकरेजेस एक बार इसको वापस से रिविजिट करके किस तरीके से इसके वैल्यूएशन सब पैन आउट होंगे, उसके हिसाब से इसमें वापस से हमें लगता है कि प्राइस एक्शन देखने को मिलेगी नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो हालांकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो एक बाइंग इंटरेस्ट तो बना है और काफी समय से हैंगओवर था इस डीमर्जर का। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो होते हुए दिख रहा है। तो एक रिएक्शन तो पॉजिटिव बना है स्टॉक में और ब्रेकआउट भी बना है, एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी आते हुए दिख रहा है।
तो हमें लगता है थोड़ी कंटिन्यूटी रहेगी जब तक कि थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं होती है। एक बार वापस से वैल्यूएशन मॉडल्स को सब रिवर्क करके जब तक उसका वापस से नया फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनता, जब तक हमें लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप के हिसाब से तो बुलिश ही है। तो बने रहना चाहिए जब तक ये प्राइस 540 545 के ऊपर बना हुआ है। ऑल राइट, तो चलिए वेदांता को लेकर एक पॉजिटिव ट्रिगर और देख रहे हैं हम कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइज ज़रूर होने की कोशिश कर रहा है। लगभग 0.3% की तेज़ी हमने समझा कि किस तरीके से डीमर्जर होगा और साथ ही किस तरीके से वैल्यू अनलॉक होंगी। हमारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी होगी और उसके चलते कहीं ना कहीं जब डेट तमाम कंपनीज में बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये स्टॉक थोड़ा सा जरूर कर सकता है। अब देखते हैं आगे की किस तरीके से प्रक्रिया होती है। अभी कुछ समय तो लगेगा और एक डेट भी फाइनल होगी जहां पर रिकॉर्ड डेट और तमाम डेट्स जो हैं आपके सामने रखी जाएंगी कि आप वेदांता के शेयर होल्डर हैं तो आपको एक एक शेयर बाकी अन्य कंपनीज का भी मिलेगा। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार मार्केट्स पे नजर डालते हैं। एक हल्का सा रिकवरी अटेम्प्ट बाजार के लिए निचले स्तरों से निफ्टी बैंक थोड़ा सा सुधरने की कोशिश कर रहा है। वहीं निफ्टी 50 में भी हल्की फुल्की रिकवरी है, पर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं दिखा रहे हैं। बट ऐसे में पाइप कंपनीज चमकती हुई नजर आ रही हैं। आइए उन पर रुख डालते हैं, क्योंकि सुबह से ही सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो है पावरफुल मूव्स दिखा रहा है। अब मैं देख भी रही थी कि 4% की तेज़ी आप देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज का स्टॉक फिलहाल दिखाते हुए 4% से भी ऊपर निकल गया है। और साथ ही साथ आप देखिए एस्ट्रल, ये स्टॉक भी लगभग 2.5% मजबूत है। सुबह हमने जब एक्सपर्ट से व्यू लिया था तो उनका मानना था थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, एस्ट्रल एक बार थोड़े अच्छे मूव्स दिखाए, उसके बाद जो है भरोसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। विवेक, क्या आप कोई व्यू रखते हैं पाइप कंपनीज पे फिलहाल? क्योंकि देखिए जितनी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तमाम फिलहाल आ रही हैं उनका यही मानना है कि जो पूरी हमने साइकिल देखी है, खासतौर से रियल एस्टेट साइकिल, उसमें पाइप कंपनीज ने इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया है अब वैल्यूएशन के फ्रंट पे, और साथ ही एस्ट्रल को वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। आपका कोई व्यू यहाँ पे? तो पहले तो सृष्टि, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, एस्ट्रल मेरे पास है नहीं है और इसलिए मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, स्टॉक अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में जो कुछ भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज है इंडिया में, आई थिंक उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहेगा एस्ट्रल आगे चल के। इमीडिएट टर्म्स पे वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली स्ट्रेस्ड है, लेकिन कंपनी में क्या है कि कोई कर्जा नहीं है और मुझे ऐसी कंपनीज बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे कोई कर्जा नहीं है और उनके पास मतलब अगर कर्जा उठाना भी है या फिर एक्सपेंशन करना है तो उनके पास पूरा का पूरा पॉसिबिलिटीज रहता है। तो आई थिंक इसको देखना चाहिए सीरियसली। और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती आई है इन्वेस्टर्स को। आई थिंक करीबन 18-20% का डिविडेंड ये लोग कंटिन्यूसली दे रहे हैं। और पाइप जो जल प्रोग्राम्स है भारत सरकार का, उसके कारण भी आगे चल के और बेनिफिट करेंगे। तो यस, श्योरली मैं भी बुलिश रहूंगा और जैसे मैंने कहा मेरे पास है नहीं तो मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। ऑलराइट, तो चलिए इस डिस्क्लेमर के साथ हमने समझा कि पाइप कंपनीज आगे क्या कुछ इसके ट्रिगर्स रह सकते हैं। पर जी हाँ, काफ़ी डिसाइसिव मूव्स ये दोनों ही काउंटर्स में हम आते हुए देख रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये मूव सस्टेन होते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे और उसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे BTST और ST आइडियाज़ भी। बाजार को देखिए तो बाजार में गिरावट यहाँ पे बनी हुई है। 150 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ निफ्टी में दिख रही है। 25,880 के आसपास फिसल के निफ्टी आ चुका है। बैंक निफ्टी में 375 अंकों की गिरावट दिख रही है। ब्रेक से पहले सृष्टि पंप स्टॉक्स की और पाइप स्टॉक्स की बात कर रही थी, लेकिन शक्ति पंप्स एक और स्टॉक है जहां पर आज नज़र रखनी चाहिए। पिछले 5 दिनों में 45% तक की तेज़ी यहां पर आ चुकी है और हमने देखा था कि दिसंबर के हफ्ते तक ये काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन अचानक से ये 4-5 दिनों में ये रैली आई है शक्ति पंप्स के अंदर में और कुछ सरकारी ऑर्डर्स भी मिले हैं महाराष्ट्र सरकार से, फिर बाद में झारखंड गवर्नमेंट से भी कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। कुछ ऑर्डर विन की जो लगातार खबरें आई है उसके बाद से इस तरह की तेज़ी देखने को मिली है और ये एक हफ्ते का चार्ट देख सकते हैं। इस हफ्ते का चार्ट देखिए, 37% की तेज़ी आपको दिख रहा है शक्ति पंप्स में। शक्ति पंप को लेकर राजेश जी एक राय दीजिएगा, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब क्या करना चाहिए?
तो देखिए, अगर हम देखें तो ये पंप रिलेटेड स्टॉक्स में पिछले दिनों में हमने देखा कि एक लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखी थी। शक्ति पंप इसमें एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, और इस रैली में स्टॉक ने 20-50 डे मूविंग एवरेज को भी अब सरपास किया है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप अब यहाँ पे बने नियर टर्म चार्ट के हिसाब से, यहाँ पे 750 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हो सकता है ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखे टुवर्ड 820 840 की तरफ भी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 750 के आसपास। टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 820 840 तक होते हुए दिख सकते हैं। ओके, 750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपके पास है तो वहां पर प्लेस कर ले। 820 तक के भी टारगेट यहां पर दे रहे हैं राजेश जी। एक और सेक्टर है जो आज काफी बज कर रहा है, वो है फर्टिलाइजर स्टॉक्स। फैक्ट देखिए, मद्रास फर्टिलाइजर, चंबर फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल, ये तमाम स्टॉक्स आज काफ़ी चल रहे हैं। फैक्ट में तो इवन 5% के आसपास की तेजी है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा है कि यहाँ फर्टिलाइजर की सप्लाई पर्याप्त है देश में, बफर स्टॉक काफ़ी है, और उन्होंने कैलिब्रेटेड तरीके से पर्याप्त इंपोर्ट कर लिया है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और अभी सीजन में भी नहीं, और आगे को लेकर भी कोई सप्लाई को लेकर दिक्कतें नहीं है। वो सप्लाई की चिंता से अचानक से दाम बढ़ने लगे थे फर्टिलाइजर्स के, तो उस पर एक विराम लगा है, स्टेबिलिटी आई, और इस वजह से इन कंपनियों में आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है। विवेक जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स लेकर आपकी राय क्या है? विश्व मोहन, आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, मैं पिछले 24 साल से देख रहा हूँ। जब बजट आने वाला होता है 1 फरवरी को, आपको दिखेगा कि 1-1.5 महीने पहले सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा करते हैं, और फिर बजट आता है और उसके बाद में वो वही उसी ट्रेंड में चले जाते हैं, और 1 साल बाद वापस वो लोग जगते हैं। तो यही ट्रेंड है। ऐसी सिचुएशन में मैं तो ये सलाह दूंगा कि हाँ, फर्टिलाइजर स्पेस एज सच अगर ऊपर जाता है वो, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करिए, और बजट के बाद में आपको कम दामों में वापस मिल सकता है। तो ये हिस्टोरिकल प्रूवन है, मतलब काफी बार देख चुका हूँ, और वही हो रहा है। करीब 1.5-1 महीना बचा है अभी बजट में, और सारे के सारे अभी न्यूज में रहेंगे कि बजट में क्या आ जाएगा, और नॉर्मल सा ही रहता है बजट के बाद। बिल्कुल, तो यही सलाह रहेगी। मेरी तो कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ओके, बाइंग इंटरेस्ट आपका नहीं है। आपको लग रहा है जो इनपुट साइड की कंपनियां हैं, एग्री इनपुट साइड की, वहां पर इस तरह का मोमेंटम दिखता है बजट से पहले, तो अप टू द बजट वहां पर अगर आपके पास अच्छा गेन मिल रहा है तो यहां से निकलने की सलाह विवेक जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की, मार्केट एट 3 की। तो आनंद हमारे साथ अपडेटेड लिस्ट के साथ तैयार है, जहां पर वो बताएंगे कि एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। आनंद, बताएं। जी हाँ विश्व मोहन, आज बाजार की तरफ देखें तो आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, और जो सेक्टर जो है टॉप सेक्टोरल लूजर्स बना हुआ है वो मेटल का है। मेटल सेक्टर में इसके पहले 4 दिन लगातार तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज मेटल सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। और शेयरों की बात करें तो सेल को देखिए, हिंद कॉपर देखिए, JSW स्टील, इन तीनों शेयरों में 2.5% से ज़्यादा की आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, फर्टिलाइजर शेयरों में गिरावट दिख रही है। फैक्ट का तेज़ी दिख रही है, फैक्ट का शेयर 5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है, और औसत से करीब 40 गुना ज़्यादा आज फैक्ट के शेयर में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं BL कश्यप की बात करें तो हरे निशान में BL कश्यप का भी शेयर कारोबार करता नज़र आ रहा है। ऑर्डर मिला है कंपनी को करीब 600 करोड़ का, और औसत से करीब 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम BL कश्यप के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। अरविंद स्मार्ट की बात करें तो 3% ऊपर 3 से 4% की तेज़ी दिख रही है, और बेंगलुरु में नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का कंपनी ने अधिग्रहण किया है, जिसके चलते अच्छा खासा वॉल्यूम अरविंद स्मार्ट के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो आज BF यूटिलिटीज़ ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जो मुनाफा है उसमें हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 37 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन आय की बात करें तो आय 197 करोड़ से बढ़कर अब 212 करोड़, यानी कि आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर करीब 4 से 5% की तेज़ी आज दिखा रहा है। वहीं जैगल की बात करें तो गिफ्ट सिटी में कंपनी ने नई सब्सिडियरी का गठन करेगी, इन्होंने अपडेट दिया है, और इस नई सब्सिडियरी का नाम जो है वो जैगल पेमेंट्स के नाम से है, जिसके चलते
शेयर करीब 3 से 4% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है बजाज ऑटो पर। इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग जो है उसे बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य दिया है 9070 का। साथ ही साथ कहा है कि यूएस और एशियाई बाज़ारों में मजबूत ग्रोथ से एक्सपोर्ट काफ़ी बेहतर बना हुआ है। इसके अलावा चेतक और ई रिक्शा के लॉन्च से लीडरशिप हासिल करने की इन्होंने उम्मीद जताई है, जिसके चलते आज शेयर जो है वो हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सभी अपडेट्स थे, बड़े अपडेट्स थे जहां एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख सकते हैं एक्शन, और सुबह भी देखिए हमने चर्चा की थी बजाज ऑटो की, आपको बताया था क्या है वो तमाम लंबे अवधि के ग्रोथ ट्रिगर्स जिस पे कंपनी जो है अपना पूरा दाव खेल रही है, चाहे वो नए लॉन्चेस हो, चाहे एक्सपोर्ट मार्केट हो, या फिर जिस तरीके से रुपए में कमजोरी है, इसका फायदा कंपनी के मार्जिन्स को मिलेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया था। हालांकि मोतीलाल ओसवाल का यही मानना था, कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस्ड इन कर रहा है ये सारे पॉजिटिव्स, उन्होंने अपनी रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया। बट एक बार फिर से जाते जाते एक बार व्यू लेना चाहेंगे अमोल, एक बार आपका व्यू। लगभग 1% की तेजी जो है ऑलरेडी, माफ कीजिएगा अमर हमारे साथ है, माफ कीजिएगा अमर, एक बार आप व्यू दे पाएंगे। लगभग 1% का उछाल बजाज ऑटो दिखा रहा है, 9000 के पार निकला है, क्या पसंद आ रहा है फिलहाल आपको? जी, यदि मैं बजाज ऑटो के बारे में बात करूं तो देखिए ओवरऑल तो ये स्टॉक पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट, बट फिलहाल हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जब तक ऊपर का स्तर एक 9200 नहीं तोड़ता है तो मैं ये मानता हूं कि ये कंसोलिडेट करेगा। हालांकि 8600 से 8800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो इस लेवल पे तो मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे क्लियर कट व्यू है कि मौजूदा स्तरों पे फिलहाल आपको बाइंग नहीं करनी है, यही हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। पर आप देखिए टाइटन भी लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है, काफ़ी चमकता हुआ नज़र आ रहा है, और कई दिनों के बाद हमने टाइटन जैसे स्टॉक में एक उछाल देखा है। राजेश पारविया जी, डे हाई पे फिलहाल टाइटन का शेयर कई समय से कंसोलिडेट करता हुआ भी दिख रहा है, बट चार्ट्स क्या बता रहे हैं? तो देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक ने 5-6 दिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनाया है। 20 डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रेकआउट बनते हुए दिखा, और हमें लगता है जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है टाइटन का, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि थे करीब 3950-60 के, उसको भी हमें लगता है अब क्रॉस करते हुए दिखेगा, एंड देन फाइनली स्टॉक एक न्यू ट्रेजेक्टरी में बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए, स्टॉक में पॉजिटिविटी है। पॉसिबली स्टॉक के टारगेट हमें लगता है 4050 4100 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह, ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3880 के आसपास। ऑलराइट, तो बाय ऑन एक्यूमुलेट की डिप्स और एक्यूमुलेट कर सकते हैं फिलहाल आप टाइटन को, ये राय आती हुई राजेश जी की तरफ से टाइटन पे। चलिए इसका एक्शन जो है ट्रैक ज़रूर करेंगे। बट इसी के साथ विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स सेक्टर्स पर अपना व्यू भी साझा किया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे और लेकर आएंगे ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स। से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। आज की तेजी के बाद मीशो को फाउंडर विदित आत्रे इनके पास बिलियनियर बन गए हैं। एक बार डिटेल्स नहीं से समझ लेते हैं कि और क्या डिटेल्स है इस तेजी के बाद, कंपनी के मार्केट कैप में कितना सुधार हुआ है। पूरी डिटेल्स स्नेही बता रही। स्नेही बताइए। जी बिल्कुल, मीशो के शेयर में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से मीशो में ट्रेडिंग हो रही है, जिसके दम पर मीशो का स्टॉक काफ़ी ऊपर है। बट इस स्टॉक मूव के दम पर मीशो के जो को फाउंडर है और फिलहाल कैपेसिटी में जो CEO है विदित आत्रे, वो ऑलमोस्ट एक बिलियनर बन
गया है क्योंकि मीशो का स्टॉक बहुत ऊपर है। और अगर विदित आत्रे की होल्डिंग के बारे में बात करें तो 47.25 करोड़ शेयर्स यानी कि लगभग 11% का स्टेक होल्ड करते हैं ये मीशो में। अगर इस स्टेक को हम मार्केट प्राइस से या कि स्टॉक प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 8,500 लगभग 8,700 करोड़ का ये उनका वेल्थ आता है, नेट वैल्यू उनके होल्डिंग की आती है, जिसके दम पर ये ऑलमोस्ट एक बिलियनर की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। अगर मीशो के प्राइस के बारे में बात करें तो मीशो अपने लिस्टिंग डेट से जो कि 10 दिसंबर है वहाँ से लगभग 13.5% ऊपर है। 162.5 रुपीज़ पर NSE में लिस्टिंग हुई थी, जो इन इटसेल्फ लगभग 46% हायर था अपने इश्यू प्राइस से 111 रुपये के। तो काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम पर लिस्टिंग हुआ और वहाँ से भी स्टॉक 13.5% ऊपर है फिलहाल। मीशो के वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं, लगभग 12.5 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हो चुकी है। ट्रेडेड वैल्यू की कीमत है लगभग 2,300 करोड़ के ऊपर, which makes up 44.6% ऑफ द जो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप है कंपनी का 5,167 करोड़ का, इसका 44% आज ट्रेड हो चुका है। तो काफ़ी हाई वॉल्यूम्स है मीशो पर। ओवरऑल मार्केट कैप इसके दम पर 85,358 करोड़ के आसपास आ जाती है। और अगर हम फ्री फ्लोट के बारे में बात करें, चूँकि ये सारे वॉल्यूम्स आज ट्रेड हुए, इतने सारे शेयर्स ट्रेड हुए हैं, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है और फ्री फ्लोट की कमी है, जिसके दम पर काफ़ी स्विंग हम देख सकते हैं कोई भी दिशा में, नीचे या ऊपर। बट मीशो में आज हम काफ़ी तगड़ा मूव देख रहे हैं और इसके दम पर अपने को फाउंडर विदित आत्रे को ऑलमोस्ट बिलियनर की कैटेगरी में पहुंचा चुका है मीशो का मूव। ओके, तो एक ज़बरदस्त तेज़ी और इसका फ़ायदा यहाँ पर प्रमोटर को साफ तौर से दिख रहा है। चलिए, लेकिन एक खबर आ रही है कि भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर जो नेगोशिएटर्स लेवल पर बातचीत थी वो अब पूरी हो चुकी है। दिल्ली में USTR थे, यानी जो वहाँ के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे US से, वो दिल्ली आए हुए थे और कहा ये जा रहा है कि इंडियन फार्मा सेक्टर एक्ट को लेकर US का रुख काफ़ी नरम हुआ है। ये एक पॉजिटिव खबर है। और दूसरी खबर एक ये भी है कि US ट्रेड डील पर मिनिस्ट्रियल लेवल पर अब बातचीत होगी। और PM मोदी ने भी अभी पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि ट्रंप के साथ बातचीत की थी और उसके बाद ये अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट लगातार, और बाजार उस पर नज़र भी बनाए हुए है। और वही एक वजह है कि FIIs भी बाजार से दूर है और रुपए पर लगातार दबाव भी बना हुआ है। अभी भी देखिए 91 के आसपास का लेवल रुपए में दिख रहा है डॉलर के मुकाबले। तो लगातार यहाँ पर कमजोरी बनी है। तो इंतजार है बाजार को कि कुछ ट्रेड डील में पार्शियल डील भी एक हो जाए तो एक राहत मिल सकती है बाजार को। चलिए, मीशो की बात कर रहे थे। एक जबरदस्त तेजी जो बनी है उस पर एक टेक्नो फंडा व्यू अमर जी से लेते हैं, क्योंकि अमर जी फंडामेंटल एनालिस्ट भी हैं, टेक्निकल तो देखते ही हैं। अमरदेव जी, आप बताइए मीशो को लेकर आज की तेजी के बाद क्या लग रहा है, क्या आगे किस तरह के प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं? हाल की लिस्टिंग है, चार्ट तो ऐसा, चार्ट देखकर तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फंडामेंटली कैसी दिख रही है कंपनी है? देखिए, ओवरऑल मीशो और इस तरह की जो कंपनीज हैं, न्यू एज और न्यू टेक कंपनीज हैं, इनका ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स तो ब्राइट है डेफिनेटली। बट मैं ये मानता हूं कि करेंटली इस लेवल पे इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। एक डिप आता है टुवर्ड्स 160 और लेवल्स, वहां एक बाइंग की जा सकती है। और यदि कोई लंबे समय के लिए होल्ड करता है तो फिर वो उस स्टॉक को जरूर इस पे एक नजर रखी जा सकती है। इटर्नल को लेकर अमरदेव जी, ये काफी आज कमजोर है, आज के सत्र में 0.5% टूट गया है। क्या कहेंगे इस गिरावट के बाद क्या लग रहा है आगे क्या होगा सर? देखिए, इटर्नल की बात करूं तो इटर्नल ने बहुत अच्छी रैली तो दिखाई हमें, और उसके बाद ये जो करेक्शन है वो करेक्शन तो ड्यू था। तो मैं ये मानता हूं कि इन सब स्टॉक्स में जो निवेशक है उनको इस बात का जरूर ध्यान देना होगा कि वो लॉन्ग टर्म प्ले यदि करते हैं तो दे विल हैव टू होल्ड फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ इयर्स। बिकॉज यदि मैं इटर्नल की बात करूं तो इसमें करेक्शन होकर ऑलमोस्ट 40 तक आया, फिर इसमें इट बिकेम अ मल्टी बैगर, ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स रैली हुई, और अभी फिलहाल हमें करेक्शन देख रहे हैं 300 के नीचे ट्रेड करता हूं। मैं ये मानता हूं कि यदि कोई शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इसे अभी देख रहे हैं तो ये एक लेवल है 270 280 जहां से स्टॉक में एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट 2 to 3 years में वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, बट मोर इन आई वुड से ट्रांचेस रादर कि एक बार में वो करें।
ऑलराइट, तो चलिए धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें एटर्नल का शेयर, हड़बड़ी फिलहाल ना करें और निचले स्तरों पे आप इसको इकट्ठा ज़रूर कर सकते हैं, ये राय आती हुई। पर इस बीच अब टाटा मोटर्स पे माफ़ कीजिएगा, टाटा पावर पर फोकस करेंगे, क्योंकि टाटा पावर के लिए जो है एक खबर आ रही है जहां पर कंपनी ने बोला है कि जो 4 गीगावाट का इनका मुंद्रा प्लांट है जो कि जुलाई 3 से जो है बंद पड़ा है, उसको रीस्टार्ट करने के लिए कंपनी अब कदम उठा रही है, जहां पर उनका कहना है कि 31 दिसंबर तक वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनका ये 4 गीगावाट का मुंद्रा प्लांट जो है वो फिर से चालू हो जाए। इसके लिए जो है कंपनी कई सारे कदम उठा रही है और साथ ही जिस तरीके से कोल सप्लाई होता है इस पर्टिकुलर प्लांट को, उसको लेकर जो है वो कई सारे स्ट्रैटेजीज बना रही हैं, जिसमें एक विकल्प ये भी है कि इंडोनेशियन कोल का यूज हो मुंद्रा प्लांट के लिए। और इसके चलते आप देखिए स्टॉक में थोड़ा सा एक्साइटमेंट, बट आज पूरे ही दिन जहां पर कंपनी ने एक अपने एग्रेसिव केपेक्स प्लान्स, अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ये पूरी चीजें जो है साझा करी हैं, उसके बाद भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। राजेश जी, एक बार आपसे व्यू लेना चाहेंगे। देखिए वैल्यू बाय तो सब जरूर कहते हैं, बट एक लंबा कंसोलिडेशन का दौर हमने टाटा पावर में ऑलरेडी देख लिया है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि और कितने समय तक ये स्टॉक ऐसे सुस्त रहेगा? देखिए काफी स्लो मूवर स्टॉक रहा है और काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने यहाँ पे दिखाया है। ऑलमोस्ट 1 साल से स्टॉक में कहीं भी कोई रैली यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखी है। अगर 1 साल का बिहेवियर भी देखें पिछले 1 साल में, तो स्टॉक 360 से लेके 400 की रेंज में ही अटका हुआ देखने को मिला है और 400 से लेके 410 ये इसके लिए मेजर सप्लाई जोन बने हुए। मल्टीपल अटेम्प्ट में भी स्टॉक को सरपास करने में कामयाब नहीं हुआ। तो हमें लगता है जब तक 410 के लेवल को ये क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक सरपास नहीं करता है, ट्रेंड तो साइडवेज का ही रहेगा। ऑन द डाउन साइड हो सकता है स्टॉक ग्रेजुअली करेक्ट होता हुआ दिखे टुवर्ड्स 370 360 की तरफ भी। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी और हमें लगता है कि अभी और भी समय लगेगा इस स्टॉक को यहाँ से रिकवर होने में या एक रैली को अनफोल्ड होने में। तो जिनके पास थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया या पेशेंस है वो ही इसमें अभी पोजीशन, अदरवाइज अवॉइड ही करें। तो चलिए ये राय फिलहाल टाटा पावर के लिए आती हुई, काफ़ी सुस्त फिलहाल ये स्टॉक आप देख सकते हैं ट्रेड करता हुआ। पर आज देखिए, आज पूरे ही दिन एक्सिस बैंक पर ज़बरदस्त प्रेशर रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? सिटी का जहां पर नोट आया था तो उन्होंने क्या कुछ फैक्टर्स हाईलाइट किए हैं। आइए चलते हमारी सहयोगी मिताली के पास, जो कि पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद है। मिताली, बताइए क्या है कुछ वजह एक्सिस बैंक के लिए? जी, आज सुबह से ही काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है एक्सिस बैंक में। दरअसल अभी जो सिटी का एक व्यू आया है उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री हमने देखी है कि उनका कहना है कि निम्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है थोड़ी यहाँ पे Q4 और आगे आने वाले Q1 FY27 के Q1 में निम्स जो है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री के कारण आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो बैंक ने जो निम्स की गाइडेंस है कम नहीं करी है। उनका कहना है कि जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे थोड़ी पुश होती हुई नज़र आ सकती है। रिकवरी में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है, यानी मार्जिन जो है वो सुधरेगा लेकिन टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग सकता है। और स्लो रिकवरी के चलते प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है अभी स्टॉक में जो हमने देखा। और सिटी का कहना है कि एक्सिस बैंक पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस कल के क्लोज के आसपास यानी 1285 ही उन्होंने मेंटेन किया है। उनका कहना है कि जो निम्स पर प्रेशर है वो नियर टर्म अर्निंग्स को इफेक्ट कर सकता है बैंक के, और साथ ही स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है सिटी को, जो कि डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा बढ़ा रहा है स्टॉक की। अब सवाल ये उठता है कि निम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो निम्स जो है वो बैंक की सबसे बड़ी अर्निंग इंजन होता है। और सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो यहाँ पे जो बैंक है वो जिस रेट पर लोन देता है और जिस रेट पर पैसा बोरो करता है मार्केट से, उसका जो इफेक्ट है, जो डिफरेंस है, उसे हम निम्स कहते हैं। और निम्स अगर बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का, लेकिन निम्स अगर कम होते हैं तो यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपको स्लो देखने को सकती है। इसलिए जो मार्केट है वो निम्स पे हर छोटी से छोटी बारीकी को, कमेंट्री को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, जिसके कारण हमने देखा कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा आज गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि निम्स में रिकवरी ज़रूर होगी लेकिन आपको सी शेप्ड रिकवरी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि शुरू में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा स्टॉक में, जो मार्जिन है वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। और बैंक का एस्टिमेट है कि अगले आने वाले 15 से 18 महीनों में जो निम्स है
वो 3.8% के लेवल के अराउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज हमने देखा करीबन 4% या उससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले महीने हम देखें तो करीबन 1% स्टॉक लुढ़का हुआ नजर आया। पिछले 6 महीने में करीबन 2% का मामूली रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और 1 साल में 15% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देता है। यानी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देखें तो ठीक ठाक नज़र आ रही है, लेकिन नियर टर्म में जो ये निम्स का प्रेशर है उसके कारण आप स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली ये पूरी डिटेल्स हमें बताने के लिए। पर चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार क्विकली आपके लिए BTST आइडियाज भी लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और देखिए बाजार की गिरावट और बढ़ गई है, 175 अंक नीचे निफ्टी आ चुका है। लेकिन फटाफट से ले लेते हैं BTST और STBT कॉल। राजेश जी बताइए, आज STBT या BTST सर? तो देखिए दोनों ही डायरेक्शन के ट्रेड है, लेकिन BTST में हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल को बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक ने एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे बनाया है। लोअर साइड से एक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके ये स्टॉक का एक अच्छा वापस बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमें लगता है भारतीय एयरटेल बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 2140। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 2080 का। एंड शॉर्ट साइड में जो स्टॉक है वो है भारत डायनामिक्स का। BDL को फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉक में सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि करीब था 1400 के आसपास, उसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी आते हुए दिखा है। हमें लगता है BDL में फर्दर और लिक्विडेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशन होते हुए दिख सकता है। 1320 1330 की तरफ डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1380 के आसपास। आप फटाफट से सर, अमरदेव सर जी आप बता दीजिए आपकी तरफ से BTST या STBT? देखिए BTST में एक स्टॉक जो राजेश जी ने भी कहा, भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है पॉजिटिव है। हालांकि कुछ कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है, लेकिन एक पुल बैक भी फिलहाल दिख रहा है अबव 2100 लेवल्स। तो 2100 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अपसाइड रैली टुवर्ड्स 2175 की देखी जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2061। तो भारतीय एयरटेल और जो दूसरा जी बताइए सर। और जो दूसरा स्टॉक है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। इसमें भी ऑन द बाय साइड है। हालांकि स्टॉक में कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली, एक बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो एट करंट लेवल्स इसमें बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1240 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1127। टाटा कंज्यूमर और साथ ही भारतीय एयरटेल तो आप दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से दी गई है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए आप दोनों को शुक्रिया करें और अब बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। आज की क्लोजिंग काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, 25,850 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी की दिख रही है। वीकली एक्सपायरी का दिन था और इस वीकली एक्सपायरी के दिन गिरावट काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। निफ्टी बैंक की भी गिरावट इस बीच काफ़ी बड़ी है, 475 अंक नीचे अब निफ्टी बैंक आ चुका है। 59,000 के नीचे भी अब निफ्टी बैंक फिसलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी गिरावट अब बढ़ती जा रही है और जो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा आज दबाव बना रहे थे उसमें डिफेंस स्टॉक्स, रियलिटी, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्टॉक्स थे जो पर आज दबाव बने। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली। प्राइवेट बैंक में हम जानते हैं कि एक्सिस बैंक जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद बिकवाली दिखी है उसका दबाव यहाँ पर साफ तौर से निफ्टी बैंक में और पूरे प्राइवेट बैंक के स्पेस में भी देखने को मिला है। इसके अलावा मिड कैप पर भी आज दबाव दिखा है। स्मॉल कंपनियां यहाँ पर भी कमजोरी ज़्यादा दिखी। मेटल्स, IT, ये सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पर आज के सत्र में चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को अगर छोड़ दें और कुछ FMCG ऑटो पैक में, अदरवाइज पूरे ही मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली है। मार्केट ब्रेथ को अगर देखें तो आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 860 के आसपास की थी, जबकि गिरने वाले शेयरों की संख्या 2045 के आसपास। तो आज का सत्र काफ़ी कमज़ोर रहा, लगातार दूसरे दिन गिरावट दिखी। पिछले हफ्ते हमने देखा था गुरुवार और शुक्रवार को अच्छी तेजी बनी थी, वो पूरी तेजी इन 2 दिनों में गायब हो गई और वापस से बाजार फिर से एक निगेटिव जोन में आ गया है। ट्रेड डील को लेकर कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी आए हैं, लेकिन उसके बाद भी बाजार पूरी तरह से सफाई क्लैरिटी चाहता है वो बाजार को नहीं मिला है।
करीब करीब 175 अंकों की गिरावट यहाँ पे निफ्टी में दिख रही है। 25,850 के आसपास की क्लोजिंग मैं और सृष्टि यही चर्चा कर रहे थे कि 850 से 900 के बीच की क्लोजिंग हो सकती है और उसी आधार पर निफ्टी की क्लोजिंग होती दिख रही है। हालांकि सृष्टि, आपने शो के दौरान शुरुआत में ही, मॉर्निंग में ही आपने केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे। इस कमजोर बाजार में भी वहां पर ये पॉकेट्स ऐसे थे जो चलते हुए दिखाई दिए। लेकिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आज गिरने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा गिरावट यहां दिखी। एक्सिस बैंक में 5% से ज्यादा की गिरावट। इटर्नल 4.5% टूट गया। मेटल्स में JSW स्टील, इसके अलावा टाटा स्टील जैसी कंपनियां थी, काफी ज्यादा गिरावट दिखी। आईटी में भी आज काफी बिकवाली थी। दिग्गज आईटी के साथ साथ मिड कैप आईटी में भी काफी गिरावट। दिग्गज आईटी में HCL टेक करीब करीब 2% टूट गया। जियो फाइनेंशियल्स 2% के आसपास की गिरावट, 2.25% की गिरावट यहां भी। अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो काफी गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार कर रहे थे। लेकिन कंजम्पशन वाली थीम कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट कर रही थी, जिसमें टाइटन देखिए 2.25% की तेजी यहां पर भी दिखी है। टाटा कंज्यूमर में 2.25% की तेजी, M&M में तेजी, बजाज ऑटो में तेजी, एशियन पेंट्स में भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है। तो बाजार आज का सत्र तो काफी कमजोर रहा है। देखते हैं, ग्लोबल क्यूज भी कमजोर थे। हमने यूएस फ्यूचर्स, यूरोपियन मार्केट से भी कमजोरी के संकेत मिले थे और उसी तर्ज पर घरेलू बाजार में भी दबाव दिखा। और बिकवाली की एक बड़ी वजह थी रुपए की कमजोरी, जो पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 91 लेवल के भी पार निकल गया है। इसी नोट पर क्लोजिंग कॉल्स को यहीं खत्म करेंगे। मुझे और सृष्टि को दे इजाजत। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए कल की तैयारी लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं।